नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के जरिए आपका आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक ही नहीं बल्कि करेंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हर वर्ष पूछा जाता है कि कौन सा उत्सव या त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर आप भारत के सभी उत्सव और त्योहारों को याद कर लेंगे तो आपको हर वर्ष याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, जिसके महत्वपूर्ण त्यौहार हैं छेरछेरा, हरेली, मड़ई, पोला, मेघनाद पर्व, रसेनवा पर्व और भोजली उत्सव। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, छेरछेरा में आपको शब्द मिल जाएगा छः छः। 6 गुणे 6 कितना होता है? 36। 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। यानी जो छेरछेरा उत्सव है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। फिर अगला है हरेली उत्सव। तो हरेली में आपको शब्द मिल जाएगा रैली। रैली में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। और अगर बात करें कि भारत के किस राज्य में लोगों की संख्या बताई जाएगी तो वो है छत्तीसगढ़ है। यानी किसी रैली में कितने लोग हैं? 36 लोग हैं या फिर 36 लोग जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रैली जा रही होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हरेली उत्सव है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसी से मिलता जुलता है एक हरेला उत्सव जो कि संबंधित है उत्तराखंड से, तो उसको हम लोग वहाँ पर याद करेंगे। अब इसके बाद अगला है मड़ई उत्सव और साथ ही साथ पोला उत्सव। तो मड़ई आपको पता होगा, जो कच्चे मकान होते हैं ना, जिसमें मतलब कि ये मानिए कि मिट्टी के भी मतलब कि दीवारें नहीं होती हैं और केवल बांस से बने होते हैं, उसको बोलते हैं मड़ई। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मड़ई के ऊपर छत नहीं होती है ना। जो मड़ई होता है, मड़ई के ऊपर छत नहीं डाली जा सकती। क्यों? क्योंकि वो बांस और लकड़ियों से बने होते हैं, छोटे से घर। तो मड़ई जो होती है उसके ऊपर छत नहीं होती। छत फॉर छत्तीसगढ़ है। और छत के लिए क्या चाहिए? पिलर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पा ला शब्द लिखा हुआ है, लास्ट में अगर रा लिख दें तो क्या हो जाएगा? पलर, यानी पिलर। तो पिलर चाहिए तभी छत पड़ेगी। तो आपको याद हो जाएगा मड़ई उत्सव और पोला उत्सव जो है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगला है मेघनाथ पर्व। तो मेघनाथ में आपको मेघ मिल जाएगा। मेघ मतलब बादल, और आपको पता है बादल क्या करते हैं? पानी बरसाते हैं। और जब बादल पानी बरसाते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है छाता की। छाता की ज़रूरत पड़ती है ना। तो छाता फॉर छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा मेघनाथ पर्व उत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। फिर अगला है रसेनवा पर्व। रसेनवा में आपको शब्द मिल जाएगा रस। रस मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। RUSH, रस। रस मतलब भीड़। तो आपको पता है यहाँ पर रैली शब्द लिखा हुआ था, मतलब रैली में कितने लोग थे? 36 लोग थे। तो अगर कहीं 36 लोग खड़े हो जाएंगे तो रस हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रसेनवा पर्व जो है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। इसके बाद अगला है भोजली उत्सव। तो भोजली में आपको शब्द मिल जाएगा जली, यानी जलने की बात हो रही है। तो अगर कोई जलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको क्षति होगी। क्षति मतलब नुकसान होगा। तो आपको याद हो जाएगा कि जो भोजली उत्सव है वो भी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छेरछेरा उत्सव, हरेली उत्सव, मड़ई उत्सव, पोला उत्सव, मेघनाथ पर्व, रसेनवा पर्व और भोजली उत्सव जो हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम राज्य की। तो मिजोरम के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं चपचारकूट उत्सव, मीमकूट उत्सव और पावलकूट उत्सव। कैसे याद रखेंगे? मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा रम। रम को याद करने के लिए कर लेते हैं राम। और राम भगवान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका नाम आपने सुना होगा, चित्रकूट। आपको पता है राम भगवान ने वनवास के सबसे ज़्यादा दिन जो हैं वो चित्रकूट में बिताए थे। तो राम भगवान से संबंधित है चित्रकूट। तो कूट से हो जाएगा कुट, यानी चपचारकूट। कुट से मीमकूट और कुट से ही पावलकूट। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिजोरम के महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं? चपचारकूट, मीमकूट और पावलकूट। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं यामोसांग, लाई हरोबा उत्सव,
काग यात्रा उत्सव, शुभंग लीला उत्सव और चिरोबो उत्सव। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मणिपुर। तो मणि को याद करने के लिए कर लेते हैं मरी, यानी मरने की बात हो रही है। और अगर कोई व्यक्ति मरेगा तो जाहिर सी बात है वो यम के संग जाएगा, यानी यमराज के संग जाएगी उसकी आत्मा। अगर कोई मरी है तो मरी फॉर मणिपुर और यम के संग फॉर यामो सांग। तो याद रखिएगा कि जो यामो सांग है वो मणिपुर से संबंध रखता है। फिर है लाई हरोबा। तो लाई हरोबा में आपको शब्द मिल जाएगा लाई हरोबा। हरोबा में आपको शब्द मिल जाएगा हर, यानी हरण करने की बात हो रही है। तो आपको पता है अगर कोई किसी को हरण करके ले जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो फिरौती मांगेगा। और फिरौती में क्या मांगेगा, मनी। तो मनी से हो जाएगा मणिपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लाई हरोबा है ये भी मणिपुर से संबंध रखता है। फिर है कांग यात्रा। तो कांग यात्रा को याद करने के लिए कर लेते हैं काग यात्रा। काग मतलब होता है कौवा, और कौओं को आपने देखा होगा जब कौओं की यात्रा होती है तो वो झुंड के झुंड चलते हैं। तो झुंड के झुंड चलते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कौवे हैं तो आप बोलेंगे मैनी कौवे हैं, मतलब बहुत सारे कौवे हैं। तो मैनी कौवे हैं, मैनी फॉर मणिपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कांग यात्रा उत्सव जो है ये भी मणिपुर से संबंध रखता है। फिर है शुभंग लीला और चिरेबो। तो यहाँ पर देखिए शुभंग लीला में आपको शब्द मिल जाएगा शुभ लीला। तो शुभ लीला याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि कहीं जा रहा है और रास्ते में उसको कोई पैसा की पोटली मिल गई है या फिर बहुत सारा पैसा मिल गया है, तो जाहिर सी बात है वो यही बोलेगा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि क्या मिला है, मणि मिली है। तो शुभ है क्योंकि मिला है मणि, तो शुभ और मिला से शुभंग लीला, और मणि से मणिपुर। तो याद हो जाएगा कि शुभंग लीला जो त्यौहार है ये भी मणिपुर से संबंध रखता है। चिरेबो में आपको शब्द मिल जाएगा चुराबो, यानी चुराने की बात हो रही है। तो चुराते कौन है, चोर। क्या चुराते हैं, मनी यानी पैसा। तो चुराते हैं मनी, मनी फॉर मणिपुर। तो यामो सांग, लाई हरोबा, कांग यात्रा उत्सव, शुभंग लीला और चिरेबो जो हैं ये सब के सब मणिपुर से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं हॉर्नबिल उत्सव, मोत्सू उत्सव जिसको मुआसू के नाम से भी जाना जाता है, यामसे उत्सव और सेक्रे नेई उत्सव। कैसे याद रखेंगे, नागालैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नाग, और आपको पता है नाग कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो बिल फॉर हॉर्नबिल हो जाएगा। और नाग अगर किसी को डस ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि मौत हो ही जाएगी, लेकिन संभावना होती है कि मौत भी हो सकती है। तो मौत हो सकती है तो मौत फॉर मोत्सुसो हो जाएगा। और आपको पता है अगर मौत आने वाली हो तो यम के दर्शन हो जाते हैं, तो यम से मुलाकात भी हो जाएगी, भले बाद में वो बच जाए। क्यों, क्योंकि जहर चला जाएगा शरीर में, तो उसको ऐसा लगेगा कुछ समय के लिए कि मौत आ सकती है, तो यम से भी वो मिल सकता है। तो यम से फॉर याम से उत्सव। और सेक्रे नेई में जो से लिखा हुआ है, से में आपको ऐसा लग रहा है जैसे आधा सा और ने लिखा हुआ है और फिर का लिखा हुआ है, तो हो जाएगा स्नैक। ठीक है, तो स्नैक मतलब नाग की ही बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हॉर्नबिल उत्सव, मोत्सू जिसको मुआसू के नाम से जाना जाता है, और यामसे और सेक्रे नेई उत्सव जो हैं ये सब के सब नागालैंड राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगला है ओडिशा, और ओडिशा के महत्वपूर्ण उत्सव हैं धनु यात्रा, रज पर्व, बलि यात्रा, कोणार्क उत्सव, बोयता बंदना उत्सव और एकाम्र उत्सव। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, धनु यात्रा मतलब धन और यात्रा। तो आपको पता है किसकी यात्रा में सबसे ज़्यादा धन खर्च होगा, ऑडी की यात्रा में। मान लीजिए आप यात्रा करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी कार नहीं है, तो आप सबसे पहले ऑडी खरीदेंगे और उसके बाद यात्रा करने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा उस यात्रा में। तो ऑडी फॉर ओडिशा हो जाएगा। तो याद रखिएगा धनु यात्रा उत्सव जो है ये कहाँ से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। इसके बाद अगला है रज पर्व। तो रज मतलब होती है धूल, है ना। रज मतलब क्या होता है, धूल होती है। तो आपको पता है अगर ऑडी चलेगी तो धूल उड़ेगा, मतलब रज उड़ेगी, और रज उड़ने वाली भी चीज़ होती है, मतलब धूल उड़ती भी है ना। तो रज उड़ती है, उड़ना फॉर भी ओडिशा हो जाएगा, और ऑडी चलेगी तब भी धूल उड़ेगी, तो ऑडी फॉर भी ओडिशा हो जाएगा। तो याद रखिएगा रज पर्व जो त्यौहार है ये भी ओडिशा संबंधित है। फिर है बलि यात्रा। तो बलि यात्रा को कर लेते हैं बैल की यात्रा। तो आपको पता है बैल की यात्रा जो है सबसे सस्ती होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर बताया कि जो ऑडी की यात्रा है वो ज़्यादा धन खर्च करने वाली है। मतलब आप पहले ऑडी खरीदेंगे, फिर धन खर्च होगा तब यात्रा करेंगे, है ना। ऑडी में बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा।
लेकिन जिसके पास ऑडी खरीदने के लिए धन नहीं है फिर भी यात्रा करना चाहता है, तो धन नहीं है तो फिर कौन सी यात्रा करना चाहेगा? बैलगाड़ी वाली यात्रा, क्योंकि वो सबसे सस्ती होगी। पहले के टाइम पे बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, तो बैलगाड़ी वाली यात्रा सस्ती होगी, धन खर्च नहीं होगा, ऑडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बलि यात्रा उत्सव जो है ये भी ओडिशा से संबंध रखता है। फिर है कोणार्क उत्सव। तो कोणार्क में आपको शब्द मिल जाएगा को उड़ार्क, ठीक है, कोणार्क को उड़ाक। तो को उड़ा, उड़ा फॉर ओडिशा, तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा कि कोणार्क उत्सव जो है ये भी ओडिशा संबंध रखते हैं। फिर है बोईता बंदना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, बोई और बंदाना। तो बोई मतलब बोना होता है, मतलब जो किसान होते हैं वो फसलों को बोते हैं, और यहाँ पर देखिए बंद दाना मतलब किसान जो है उन्होंने बोना बंद कर दिया दाना। क्यों बोना बंद कर दिया दाना? क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो दाना लेकर उड़ जाते हैं, इसलिए किसान ने क्या किया, बोना बंद कर दिया दाना, जिससे कि नुकसान ना हो, पक्षी लेके ना उड़े। तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो बोईता बंदना उत्सव जो है ये भी ओडिशा से संबंध रखता है। फिर एकाम्र को करते हैं एक आम। तो आपको पता है पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा आम लेकर भागेगा तो कितने आम? एक आम, है ना, एक आम चोंच में दबा के भाग जाएगा। तो एक आम लेके पक्षी उड़ जाएगा तो उड़ना फॉर ओडिशा हो जाएगा, और एक आम फॉर एकाम्र। तो याद रखिएगा धनु यात्रा उत्सव, रज पर्व, बलि यात्रा त्यौहार, कोणार्क उत्सव, बोईता बंदना त्यौहार और एकाम्र उत्सव जो है ये सब के सब ओडिशा राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं चेरी ब्लॉसम, वंगला, नौग क्रेम, बेहदिन खलम और चाड शुक्र। कैसे याद रखेंगे? मेघालय में आपको शब्द मिल जाएगा मेघायल, यानी मैं घायल, मेघालय मैं घायल, ठीक है, घायल शब्द की बात हो रही है। और चेरी ब्लॉसम में आपको शब्द मिल जाएगा, ब्लॉसम को कर लेना है याद करने के लिए ब्लास्टम, ब्लासम ब्लास्टम। तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट होगा कहीं पे तो लोग घायल हो जाएंगे, तो घायल फॉर मेघालय हो जाएगा। अब देखिए बंगला को याद करने के लिए कर लेते हैं बदला, बंगला बदला, बदला मतलब बादल की बात हो रही है, बादल को मेघ भी बोलते हैं। तो बंगला उत्सव कहाँ संबंधित हो गया? मेघालय से संबंधित हो गया। फिर है नाग क्रेम, यानी नाग को क्रेन से उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है नाग बहुत बड़ा हो, वजनी हो और घायल हो चुका हो, क्योंकि नाग तो ऐसे होते हैं कि जहाँ थोड़ी सी आहट देखी तो भाग जाते हैं, फुर्तीले होते हैं। लेकिन नाग को क्रेन से उठाने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है नाग घायल होगा। जैसे मान लीजिए एनाकोंडा है, तो एनाकोंडा अगर घायल हो जाए तो खुद से नहीं जा पाएगा, तो उसको फिर उठाना पड़ेगा क्रेन से। तो नाग को क्रेन से उठाया क्योंकि घायल है, तो घायल फॉर मेघालय। तो नाग क्रेम उत्सव जो है ये भी मेघालय संबंधित हो गया। इसके बाद अगला है बेहदीन खलम। तो बेहदी में आपको शब्द मिल जाएगा बहन दो, मतलब बहने की बात हो रही है। बहना मतलब फ्लो करना, ठीक है, जैसे नदी जो होती है वो बहती है। तो यहाँ पर मेघालय में मेघ शब्द मिल जाएगा। मेघ मतलब आपको पता है बादल, और बादल अगर बहुत जोर से बारिश करें तो चारों तरफ पानी बहने लगते हैं। तो बहना फॉर बेहदीन खलम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेहदीन खलम उत्सव जो है ये भी मेघालय राज्य से संबंधित है। फिर है चाड शुक्र। तो शुक्र आपको पता है एक ग्रह है जिसको चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, भोर का तारा, शाम का तारा ये भी बोलते हैं। तो आपको पता है जो शुक्र है उसको केवल एक ही जो है जो छुपा सकते हैं, क्योंकि चमकीला ग्रह है वो दिखता रहता है भोर में भी, लेकिन जो बदली है, जो मेघ है, वो शुक्र ग्रह को छिपा सकती है ना। मेघ जो है वो शुक्र को छिपा सकता है। तो चाड शुक्र जो है ये भी मेघालय से संबंध रखता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा चेरी ब्लॉसम, बंगला, नौक्रेम, बेहदीन खलम और चाड शुक्र उत्सव जो है ये सब के सब मेघालय राज्य के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की, जिसके महत्वपूर्ण त्यौहार हैं काला घोड़ा उत्सव, नराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, एलिफेंटा, गणपति और वाणगंगा। कैसे याद रखेंगे? काला घोड़ा महाराष्ट्र को करते हैं महान अस्त्र, अस्त्र की बात हो रही है। और घोड़ा, घोड़ा किसको बोलते हैं? गन को घोड़ा बोलते हैं ना, तो वो भी एक अस्त्र है ना, घोड़ा एक अस्त्र है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि काला घोड़ा उत्सव कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। फिर नराली पूर्णिमा, नराली को करते हैं नारोली, यानी कोई भी ना रोए। तो ऐसा राष्ट्र जहाँ पर कोई ना रोए वो महान राष्ट्र होगा, क्योंकि किसी को कोई दुख नहीं है, सब सहयोग करते हैं एक दूसरे का, तो कोई भी नहीं रोता, तो ना रोली ऐसा होता है महान राष्ट्र में। तो महान राष्ट्र पर महाराष्ट्र। तो नराली पूर्णिमा कहाँ संबंधित हो गया? महाराष्ट्र से। फिर गुड़ी पड़वा, गुड़ी को करते हैं गुंडी या फिर गुंडा। तो गुंडी या फिर गुंडा लोग जो हैं अस्त्र लेकर चलते हैं, अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो ये भी याद हो गया गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है मुख्य रूप से।
इसके बाद अगला है पोला। तो जो पोला है उसको याद करने के लिए कर लेते हैं पाला। तो पालने की बात हो रही है, मान लीजिए अनाथ बच्चे हैं उनको पालने की बात हो रही है, या फिर जो बेसहारा लोग हैं उनको पालने की बात हो रही है। तो हर जगह लोग नहीं पाल सकते हैं, लेकिन जो महान राष्ट्र होगा वहाँ पर लोग जो हैं वो मिलजुल कर सबको पाल लेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो सबको पाला जा सकता है महान राष्ट्र में। तो याद रखिएगा ये भी जो है महाराष्ट्र से संबंध रखता है। फिर बचता है एलिफेंटा, गणपति और वाणगंगा। तो एलिफेंट मतलब हाथी होता है और गणपति ये भी संबंधित हो गए एलिफेंट से, ठीक है। क्योंकि गणपति किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को, जिनके सर जो है वहाँ पर गणपति यानी कि गजानन का हाथी का सर लगा दिया गया था। तो कैसे याद रखेंगे, आपको पता है एलिफेंट जो है उसको काबू कौन करता है, वो करता है महावत, ठीक है। एलिफेंट को काबू करने वाला होता है महावत। महावत फॉर महाराष्ट्र, महावत महाराष्ट्र। तो याद हो जाएगा एलिफेंट और गणपति उत्सव ये भी महावत यानी महाराष्ट्र से संबंधित है। और बाण गंगा में वाण शब्द मिल जाएगा। बाण जो होता है एक अस्त्र शस्त्र है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि काला घोड़ा, नराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, एलिफेंटा, गणपति और वाण गंगा जो है ये सब के सब महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। यहाँ पर जो पोला है, पोला को मैंने आपको छत्तीसगढ़ में भी याद करवाया है ना। जो छत्तीसगढ़ है उसका भी महत्वपूर्ण उत्सव है पोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्सव व त्यौहार हैं खजुराहो, मालवा उत्सव, तानसेन उत्सव और लोकरंग उत्सव। तो खजुराहो उत्सव, खजुराहो आपको पता ही है, खजुराहो जो है वो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। फिर मालवा में आपको शब्द मिल जाएगा माल। तो सबसे ज़्यादा माल किसके पास होता है, एमपी एमएलए मतलब नेता विधायक के पास। और मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी ही बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा मालवा उत्सव जो है ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। वैसे मालवा का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आपको याद होगा। जो तानसेन है, तानसेन के बारे में भी आपको पता ही होगा कि तानसेन जो थे वो संगीतकार थे और तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन की समाधि भी ग्वालियर में स्थित है। तो इसको भी ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, तानसेन में आपको शब्द मिल जाएगा टेंशन, ठीक है। तो एमपी एमएलए जो लोग जो हैं अगर वो घोटाला करते हैं तो जाहिर सी बात है घोटाला तो करते ही हैं। तो जब घोटाला करते हैं तो हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन फॉर तानसेन। और एमपी एमएलए, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो तानसेन उत्सव है ये भी मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। फिर है लोक रंग उत्सव। तो लोक रंग, रंग की बात हो रही है और ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और रंग कौन खेलते थे, गोपाल खेलते थे। तो गोपाल से भोपाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो लोक रंग उत्सव है, खजुराहो उत्सव है, मालवा उत्सव है और तानसेन उत्सव जो है ये सब के सब मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है केरल राज्य। तो केरल के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं विशु त्यौहार, ओणम त्यौहार, त्रिशूर पूरम, वल्लभकाली, मकरविलक्कू और पेन कुनी उत्सव। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए केरल शब्द लिखा हुआ है। केरल में आपको शब्द मिल जाएगा केरला यानी करेला। और आपको पता है जो करेला है खाने में कड़वा होता है। तो अगर कोई भी कड़वी चीज़ होती है तो उसका उदाहरण विष यानी जहर से देते हैं, है ना। मीठी चीज़ है तो उसका उदाहरण अमृत से देते हैं। ऐसे ही कोई कड़वी चीज़ है तो बोलेंगे एकदम जहर है ना, बहुत ही कड़वा, एकदम विष जैसा है, जहर है। तो विष से विषु हो जाएगा। तो जो विषु उत्सव है किससे संबंधित हो गया, केरला से। फिर ओणम में आपको शब्द मिल जाएगा ओम, अड़ा को हटा दें तो ओम शब्द मिल जाएगा। और केरला को करते हैं केला। ओम आपको पता है पूजा पाठ से संबंधित हो गया, भगवान से संबंधित हो गया। और जब भी भगवान का कार्य होता है तो आपको पता है केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है ना। केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो शुद्ध माना जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ओम के काम में केले का पत्ता उपयोग होता है। तो केला फॉर केरला। तो ओणम भी केरला से संबंधित हो गया। फिर है त्रिशूर पूरम। तो त्रिशूर को करते हैं सुर। तो अगर किसी का सुर अच्छा नहीं लग रहा है तो जाहिर सी बात है वो कड़वा लगेगा, है ना। अगर सुर सही नहीं बैठ रहा है तो कड़वा लगेगा, एकदम करेले जैसा। तो करेला से केरला हो जाएगा। तो त्रिशूर पूरम जो है ये भी केरला से संबंध रखता है। फिर है वल्लभ काली। तो का और ली शब्द लिखा हुआ है। का और ली के बीच में अगर रा लिख दें तो क्या हो जाएगा, कारली मतलब केरल, ठीक है। का रा और ला तो केरल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा वल्लभ काली जो है ये भी केरल से संबंधित हो गया। फिर है मकर विलक्कू। तो मकर में माँ को हटाएं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, का रा वी और ला। तो वी को भी हटा दें बीच से तो क्या हो जाएगा, कारल यानी केरल। तो मकर विलक्कू में केरल शब्द आपको खुद ही मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद हो गया। फिर है पेन कुनी। तो पेन की सबसे ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है,
केरल में। क्यों? केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, तो शिक्षित राज्य है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लोग पेन का उपयोग कहाँ पे करते हैं? केरल में करते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि पेनकुनी जो त्यौहार है ये भी केरल से संबंध रखता है। तो विशु, ओणम, त्रिशूर पूरम, वल्लभकाली, मकरविलक्कू और पेनकुनी उत्सव जो हैं ये सब के सब केरल से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं कैलपौध, पुथरी, कावेरी संक्रमण, गोम्बे हम्बा, हम्पी, कंबाला, करगा और उगादी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए कर्नाटक में आपको कर्ण यानी कुंभकर्ण शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो कुंभकर्ण था उसका शरीर पौधे से भी बड़ा था, है ना, पौधे से भी उसका शरीर क्या था? बड़ा था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पौधे से बड़ा यानी कैल पौधे, या भी कुंभकर्ण। आपको पता है कुंभकर्ण की बात करें या फिर कर्ण की बात करें, कर्ण भी राजा था, है ना, हालांकि वो शूद्रपुत्र था लेकिन वो भी फिर राजा बनाया गया था। और जो कुंभकर्ण है वो भी राजमहल में रहता था, मतलब किले में रहता था, तो किला फॉर कैल पौध हो जाएगा। फिर पुथरी की बात करें तो पुथरी को करते हैं पुतरी, ठीक है, पुतली का खेल होता है। आपको पता है जो पुतली है उसका नाटक होता है, आपने देखा भी होगा पुतली का नाटक, तो पुतली फॉर पुथरी हो जाएगा। पुतली पुथरी एक ही चीज़ है, बस भाषा का अंतर है, वो बात एक ही हो रही है। तो पुथरी जो है ये भी कर्नाटक से संबंधित हो गया क्योंकि पुतरी का नाटक होता है। फिर इसके बाद है कावेरी संक्रमण। कावेरी संक्रमण तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए कावेरी शब्द लिखा हुआ है और कावेरी को करते हैं का रे, ठीक है, का और रा शब्द आपको मिल जाएगा, वे को हटा दें तो का और रा फॉर कर्नाटक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कावेरी संक्रमण जो है ये भी कर्नाटक से संबंधित है। फिर इसके बाद है गोम्बे हम्बा। तो गोम्बे हम्बा को करते हैं हवा, ठीक है, मतलब हवा की बात हो रही है। तो मान लीजिए आज के टाइम पे अगर कोई कुंभकर्ण बनने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है उसका शरीर उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर उसके शरीर में हवा भर दी जाए और वो एकदम फुग्गे की तरह, बैलून की तरह फूल जाए तो जाहिर सी बात है वो फिर कुंभकर्ण जैसे दिखने लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हवा अगर किसी के शरीर में डाल दी जाए तो कुंभकर्ण जैसे दिखेगा। तो गोम्बे हब्बा जो है ये भी कर्नाटक राज्य से संबंध रखता है। फिर अगला है हम्पी। हम्पी को करते हैं हाथी। हम्पी हाथी, तो आपको पता है हाथी जैसा शरीर किसका था? कुंभकर्ण का। तो ये भी आपको याद हो गया, कुंभकर्ण फॉर कर्ण यानी कर्नाटक हो जाएगा। फिर है कमबाला यानी कम बला। तो बाल की अगर बात करें सबसे ज़्यादा बल किस में था? तो कुंभकर्ण में, क्योंकि उसका जो शरीर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा बल किसके शरीर में था? कुंभकर्ण के शरीर में। तो बला फॉर कमबाला। तो याद रखिएगा कि कमबाला उत्सव जो है ये भी कर्नाटक से संबंधित उत्सव है। फिर करगा में कर फॉर कर्नाटक हो जाएगा, तो ये भी याद हो गया। और उगादी में उगना। उगने की अगर बात करें तो सूर्य भगवान उगते हैं और आपको पता है सूर्य पुत्र कर्ण है ना, उनको शूद्र पुत्र बोला जाता है लेकिन वो सूर्य के पुत्र थे, सूर्य के वरदान में मिले थे और सूर्य भगवान उगते हैं। और क्योंकि सूर्य भगवान उगते हैं और उन्हीं के पुत्र कौन है? कर्ण है, तो कर्ण फॉर कर्नाटक हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कैल पौध उत्सव, पुथरी उत्सव, कावेरी संक्रमण, गोम्बे हम्बा, हम्पी, कंबाला, करगा और उगादी जो हैं ये सब के सब कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं सरहुल, सोहराई उत्सव, भगता परब उत्सव, चांडी उत्सव, रोहिणी उत्सव और कर्मा उत्सव। कैसे याद रखेंगे? झारखंड में आपको शब्द मिल जाएगा झार, याद करने के लिए कर लेते हैं झंडा, ठीक है, झा से झंडा पढ़ते थे हम लोग, तो झार में झा शब्द लिखा हुआ है, झा को झंडा कर लेते हैं। तो आपको पता है सरहद जो है वहाँ पर झंडे गड़े होते हैं कि यहाँ से किसकी सरहद है ना। तो सरहद झंडों से डिवाइड हो जाती है कि कहाँ पर किसकी सरहद है। तो सरहद फॉर सरहुल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सरहुल उत्सव जो है ये झारखंड से संबंध रखता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी उत्सव झारखंड के हैं वो बिहार से भी संबंध रखते हैं, क्योंकि आपको पता है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी ये उत्सव मनाए जाते हैं। तो अलग से वहाँ पर कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं सोहराई की। तो सोहराई को करते हैं सहर आई। तो झारखंड में आपको शब्द मिल जाएगा झाड़ी। झारखंड मतलब झाड़ियों का प्रदेश होता है। तो आपको पता है जैसे ही शहर आती है तो झाड़ियाँ दिखनी बंद हो जाती, क्योंकि शहरों में झाड़ियाँ नहीं होती हैं, गांवों में झाड़ियाँ होती हैं। तो शहर जैसे ही आई तो झाड़ियाँ दिखनी बंद हो गई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सोहराई उत्सव है ये भी झारखंड से संबंध रखता है। फिर है भगता पर्व। तो भगता पर्व को करते हैं भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह यहाँ पर भगता में मिल जाएगा। तो भगत सिंह ने जान दे दी थी अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए, तो झंडा फॉर झारखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भगता पर्व उत्सव है ये भी झारखंड से संबंध रखता है। फिर अगला है चांडी। तो चांडी को करते हैं चंडी।
चंडी देवी होती हैं, आपको पता है जो झाड़ फूंक करते हैं वो काली माता या फिर चंडी माता के उपासक होते हैं, है ना। चंडी माता के उपासक होते हैं जो झाड़ फूंक करते हैं। तो झाड़ फॉर झारखंड, तो याद रखिएगा चांडी उत्सव भी झारखंड से संबंधित हो गया। फिर झंडा रोहण किया जाता है ना, झंडा रोहण किया जाता है ना, झंडा को फहराना मतलब झंडा रोहण करना, तो रोहण फॉर रोहिणी और झंडा फॉर झारखंड, तो याद रखिएगा रोहिणी उत्सव भी झारखंड से संबंधित हो गया। फिर है कर्मा, तो कर्मा से संबंधित आपने एक सॉन्ग सुना होगा, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, है ना, मेरा सब कुछ तू तेरा सब कुछ मैं, तो ऐसा एक सॉन्ग है। तो कर्मा तू, ठीक है, तो वहाँ पर झंडे की ही बात हो रही थी, अपने देश की ही बात हो रही थी, तो झंडा फॉर झारखंड हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सरहुल, सोहराई, भक्ता परब, चांडी, रोहिणी और कर्मा उत्सव जो है ये सब के सब झारखंड राज्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा के 3 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, एक है पिंजौर हेरिटेज, दूसरा है गुग्गा नवमी और तीसरा है सूरज कुंड उत्सव। तो सबसे पहले पिंजौर की बात करते हैं। पिंजौर में आपको पिंजरा शब्द मिल जाएगा। तो पिंजरे में कौन रहते हैं? नॉर्मली पक्षी रहते हैं, और आपको पता है अगर वो पिंजरा खुला देख लेंगे तो वो सीधे हरे पेड़ में जाकर बैठ जाएंगे, है ना। पिंजरे से निकल के कहाँ चले जाएंगे? हरे पेड़ों में बैठने, क्योंकि उनको पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, वो घोंसला बना लेंगे हरे पेड़ों में। तो हरा फॉर हरियाणा हो जाएगा। तो याद रखिएगा पिंजौर हेरिटेज जो है ये हरियाणा से संबंध रखता है। फिर गुग्गा नवमी, गुग्गा को करते हैं गग्गा। आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो गग्गा मतलब गाय को गग्गा बोलते हैं कि गग्गा आ गई है, तो गग्गा मतलब गाय की बात हो रही है। और आपको पता है जो गाय है वो हरी घास खाती है, तो हरी फॉर हरियाणा। तो आप ऐसे याद रखिएगा गुग्गा नवमी जो है ये भी हरियाणा से संबंध रखता है। फिर अगला है सूरज कुंड, तो सूरज की बात हो रही है, और यहाँ पर देखिए हरि, हरि आपको पता है भगवान विष्णु की बात हो रही है। भगवान विष्णु ने यहाँ पर नॉर्मली 2 अवतार उनके प्रसिद्ध हैं, एक राम भगवान के अवतार में, दूसरे कृष्ण भगवान के अवतार में। तो जब उन्होंने राम भगवान का अवतार लिया था तब वो सूर्यवंशी थे, है ना, उन्होंने सूर्यवंश में अवतार लिया था, क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, सूर्य फॉर सूरज कुंड। तो याद रखिएगा कि सूरज कुंड उत्सव जो है ये भी हरियाणा से संबंध रखता है। या फिर ऐसे मानिए कि सूरज जो है कुंड में गिर गया है, मान लीजिए बहुत बड़ा कुंड है, सूरज उसमें गिर गया है, तो जाहिर सी बात है फिर सूरज को हेरना पड़ेगा। तो हेरना फॉर हरियाणा, ठीक है, हेरना हरियाणा। तो आपको याद हो जाएगा पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नवमी और सूरज कुंड उत्सव जो है ये सब के सब हरियाणा से संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। तो गोवा के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, वॉन्डरम उत्सव, सिग्मो उत्सव, साओ जोआओ उत्सव और चिकल कालो उत्सव। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। बस यहाँ पर देखिए गोवा को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं फन से संबंधित। आपको पता है गोवा लोग जाते हैं बीच घूमने, फन करने, है ना, वीकेंड एंजॉय करने। तो जाहिर सी बात है गोवा जो है फन से संबंधित हो गया। अब यहाँ पर देखिए जेवियर में आपको शब्द मिल जाएगा वियर, और वॉन्डरम में आपको शब्द मिल जाएगा रम। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब वीकेंड में जाते हैं तो एंजॉय करने के लिए वियर या फिर रम पीते हैं। गोवा में नॉर्मली सस्ती भी है दूसरे राज्यों की अपेक्षा। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि लोग वियर पीते हैं, रम पीते हैं जब गोवा जाते हैं, क्योंकि वहाँ फन करते हैं। तो आपको याद हो जाएगा फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर और वॉन्डरम उत्सव जो है ये गोवा से संबंध रखते हैं। अब फन करते होंगे तो जाहिर सी बात है कि सिंग भी करते होंगे, गाना भी गाते होंगे, क्योंकि फन करने गए हैं, ठीक है, वीकेंड में गए हैं तो सिंग करते होंगे, गाना भी गाते होंगे। तो सिंग फॉर सिंगमो उत्सव, तो सिंगमो भी आपको याद हो गया। उसके बाद है साओ जोआओ। तो यहाँ पर देखिए जोआओ में आपको जोवा शब्द मिल जाएगा। जोवा से मिलता जुलता कौन सा राज्य है? गोवा। तो ये भी याद हो गया। साओ जोआओ उत्सव जो है ये भी गोवा संबंधित हो गया। और क्योंकि फन करने जाते हैं, मज़ा करने जाते हैं, वीकेंड करने जाते हैं, तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो चिकन भी खाते होंगे, क्योंकि मज़ा करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है रम पियेंगे, चिकन खाएंगे, गाना गाएंगे, ये सब चीज़ें। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए चिकन खा लो, ठीक है, चिकल कालो को याद करने के लिए कर लेना है चिकन खा लो। तो फन करते हैं तो चिकन भी खाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, वॉन्डरम, सिग्मो, साओ जोआओ और चिकल कालो उत्सव जो है ये सब के सब गोवा राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार का मैंने आपको पहले बताया कि झारखंड की अगर आपने याद कर लिए तो झारखंड वाले उत्सव बिहार में भी मनाए जाते हैं। तो नॉर्मली आपको सोहराई, सरहुल और कर्मा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोहराई, सरहुल, कर्मा झारखंड से संबंधित थे और झारखंड बिहार से निकला है, तो ये बिहार में भी मनाए जाते हैं। अब बिहार के आपको 3 महत्वपूर्ण उत्सव अलग से याद रखने हैं। एक है सोनपुर मेला, दूसरा है सामा चकेवा और तीसरा है जीतिया उत्सव।
सोनपुर मेला सबको याद है, नहीं याद है तो सोन मतलब होता है गोल्ड और सोने का हार होता है, हार फॉर बिहार हो जाएगा, तो ये याद हो गया। फिर सामा चकेवा, तो साम और चा को हटा दे तो कौवा, तो शाम के बाद कौवा बाहर नहीं निकलता है ना, शाम के बाद कौवा जो है बाहर तो दिखेगा नहीं आपको, शाम के बाद वो छिप जाते हैं तो कौवा बाहर नहीं दिखेगा, बाहर फॉर बिहार हो जाएगा, तो ये भी याद हो गया। फिर जीतिया में जीत, तो जीत का उल्टा हार होता है, हार फॉर बिहार हो जाएगा, तो ये भी आपको याद हो गया कि बिहार के महत्वपूर्ण त्यौहार या उत्सव कौन कौन से हैं। सोहराई उत्सव, सरहुल उत्सव, कर्मा उत्सव, सोनपुर मेला, सामा चकेवा और जीतिया उत्सव। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राजस्थान, और राजस्थान के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं चंद्रभागा उत्सव, गणगौर उत्सव, मोमासर उत्सव, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, मत्स्य उत्सव और मरु उत्सव। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए राजस्थान में आपको शब्द मिल जाएगा रोजस्थान, मतलब रोजा की बात हो रही है। रोजा आपको पता है ईद के समय रखा जाता है ना, तो वो चांद से संबंधित होता है पूरी तरह से, रोजा और ईद पूरी तरह से चांद से संबंधित होते हैं, तो चांद से संबंधित है रोजा, तो चांद फॉर चंद्रभागा, तो चंद्रभागा कहाँ से संबंधित हो गया, राजस्थान से हो गया। अब गणगौर में आपको शब्द मिल जाएगा गौर, यानी गोरे की बात हो रही है, और गोरा कौन है, चांद है ना, चांद गोरा होता है। अगर किसी के गोरेपन का उदाहरण देना होता है तो वो चांद से देते हैं, तो चांद गोरा है और चांद का संबंध रोजा या फिर ईद से है, तो आपको याद हो जाएगा गणगौर उत्सव जो है ये भी राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो चांद को मामा भी बोलते हैं, चंदा मामा, मामा फॉर मोमासर, मोमा मामा, तो ये भी आपको याद हो गया कि जो मोमासर उत्सव है ये भी राजस्थान से संबंधित हो गया, क्योंकि चांद संबंधित है रोजा या फिर ईद से। फिर पुष्कर आपको पता ही है कि पुष्कर कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। फिर अगला है बूंदी उत्सव और मत्स्य उत्सव, तो कैसे याद रखेंगे, बूंद की बात हो रही है, बूंद बूंद की अगर बात करें तो बूंद बूंद पानी होता है, तो आपको पता है राजस्थान के कई इलाकों में पानी की कमी होती है ना, सूखा होता है, तो लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, कहाँ के लोग, राजस्थान के लोग, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, और आपको पता है पानी से संबंधित होती है मछली, जिसको बोलते हैं मत्स्य। ठीक है, तो मछली भी पानी से संबंधित है, तो लोग ही बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो मछली भी बूंद बूंद के लिए तरसेगी, है ना। या फिर ऐसा कह सकते हो कि मछली को अगर बाहर निकाल दिया जाए पानी से तो वो बूंद बूंद के लिए तड़पती है। तो आपको दोनों याद हो चुके हैं कि बूंदी उत्सव और मत्स्य उत्सव जो है ये भी राजस्थान से संबंध रखते हैं। फिर मरु उत्सव बचा, तो मरुभूमि किसको बोलते हैं, रेगिस्तान को, और रेगिस्तान कहाँ है, तो वो है राजस्थान में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजस्थान के महत्वपूर्ण त्यौहार व उत्सव कौन कौन से हैं, चंद्रभागा उत्सव, गणगौर उत्सव, मोमासर उत्सव, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, मत्स्य उत्सव और मरु उत्सव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राजस्थान के भी महत्वपूर्ण त्यौहार व उत्सव याद हो चुके हैं। इसके बाद अगला है पंजाब, और पंजाब के महत्वपूर्ण त्यौहार व उत्सव हैं लोहड़ी, गुरु पर्व, बैसाखी और होला मोहल्ला उत्सव। तो इसमें जो लोहड़ी है, गुरु पर्व है और बैसाखी है, सबको पता है ये तीनों की तीनों पंजाब से संबंधित हैं। मुख्य रूप से लोहड़ी और बैसाखी, और गुरु पर्व जिनको नहीं याद है तो ऐसे याद रखिएगा कि हम लोग को ये भी पढ़ना पड़ता है कि सिखों के गुरु कौन है, जैसे गुरु नानक हो गए, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो गए, तो नाम से पहले गुरु लगाते हैं, जो सिखों के गुरु हैं, सिख से संबंधित है पंजाब क्षेत्र, तो ये भी आपको याद है। फिर है होला मोहल्ला, जो कि मुख्य रूप से याद रखना है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब देखिए होला मोहल्ला लिखा हुआ है, तो होला मोहल्ला को याद करने के लिए कर लेते हैं हल्ला मोहल्ला। तो हल्ला हो रहा है मोहल्ले में, क्यों, क्योंकि जॉब लग गई होगी किसी की, है ना, किसी की सरकारी जॉब लग गई होगी एक व्यक्ति की, तो पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जॉब फॉर पंजाब, तो होला मोहल्ला उत्सव जो है ये पंजाब से संबंधित है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा लोहड़ी, गुरु पर्व, बैसाखी और होला मोहल्ला उत्सव जो हैं ये सबके सब पंजाब राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्सव व त्यौहार हैं हल्दा उत्सव, साजो उत्सव, दुरंगी उत्सव, नलवारी उत्सव, मिंजर उत्सव और ज्वालामुखी उत्सव। कैसे याद रखेंगे, हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा माँ का आंचल। तो माँ के आंचल की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि भारत माँ का आंचल है, ठीक है, या फिर किसी देवी माँ का आंचल है, तो माँ का जो आंचल होता है उसको बहुत ही अच्छे से सजाते हैं। जैसे भारत माँ का आंचल है, बहुत अच्छे से सजाते हैं, तो सभी रंग से सजाएंगे, सभी फूलों से सजाएंगे, ऐसा सजाते हैं ना। तो माँ का आंचल, भारत माँ का आंचल सजाते हैं, तो सजाना फॉर साजो उत्सव हो जाएगा। रंगों से सजाते हैं, तो रंग फॉर दुरंग, यानी दो रंगों से सजाया तो दुरंगी उत्सव हो जाएगा। और यहाँ पर हल्दी का भी एक रंग होता है, आपको पता ही है हल्दी एक रंग होती है ना। तो माँ का आंचल, भारत माँ का आंचल सजाना है तो हल्दी वाले रंग से सजाया या फिर किसी अन्य रंग से सजाया, तो हल्दा उत्सव भी आपको याद हो गया। नलवारी को याद करने के लिए फुलवारी करना है,
तो भारत माँ का आंचल सजाना है तो फूल लाना पड़ेगा, और फूल कहाँ से? फुलवारी से। फुलवारी मतलब गार्डन होते हैं, तो फुलवारी से फूल लाएंगे और भारत माँ का आंचल सजाएंगे। तो ये भी आपको याद हो गया। तो हल्दा, साजो, दुरंगे और नलवारी आपको याद हो चुके हैं। फिर है मिंजर। मिंजर को करते हैं माँ जार, यानी कोई बच्चा बोला कि माँ मुझे जार लग रही है, ठंड लग रही है, तो माँ उस बच्चे को, छोटे बच्चे को आंचल में छुपा लेंगी। तो माँ अपने आंचल में छुपाएंगी, बच्चे को जार लग रहा है तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल हो जाएगा। तो मिंजर भी याद हो चुका है। और यहाँ पर देखिए हिम आंचल, यानी हिम का आंचल। हिम का आंचल मतलब बर्फ का आंचल है। तो कोई बर्फ के आंचल में चला गया है तो उसको फिर आग की जरूरत पड़ेगी, और आग सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? ज्वालामुखी से। तो ये भी आपको याद हो चुका है कि ज्वालामुखी उत्सव जो है ये भी संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हल्दा उत्सव, साजो उत्सव, दुरंगी उत्सव, नलवारी उत्सव, मिंजर उत्सव और ज्वालामुखी उत्सव जो है ये सब के सब हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो बचे हुए राज्य हैं उनको भी मैं याद करवा दूंगा। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। और साथ ही साथ अगर आपको इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाता हूं। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, और चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर मैं आपको सभी वीडियो की PDF फ्री में उपलब्ध करवाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।